हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि अभी आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता ही है कि अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि टोटल आपका 294 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें हम लोग 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम 130 से आगे की तरफ जाएंगे, यानी 131 की तरफ जाएंगे। तो आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट आपके साथ जुड़ सके, हमारे साथ जुड़ सके और इस क्लास का फायदा उठा सके, है ना। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से, है ना। आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ सकें, जुड़ सकें, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट हम लोग करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है ना, 131 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्योंकि 130 तक का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हो चुका है। जो भी बच्चा पिछला क्लास नहीं देखा है वो पिछला क्लास भी देख ले, ताकि उससे और पीछे वाला भी टोटल क्वेश्चन जो है कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन पूछता है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं। किसी भी जीन, कोई भी जीन है, उस जीन को जब हम इन विट्रो तकनीक के द्वारा जब हम संश्लेषित करना शुरू करेंगे, है ना, किसी भी जीन को, किसी भी एक छोटा सा डीएनए क्रम को, अनुक्रम को, तो वह किसे का, वो क्या है, तो वो है हमारा पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पीसीआर को आप सभी को पता होना चाहिए। पीसीआर को हम क्या कहते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही हम जिस जीन को चाहें, उस जीन को जितना टर्म चाहें उतना टर्म हम बड़ा कर सकते हैं, उतना ज्यादा ये आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है, बताइए जल्दी से, है ना। इसमें जो है हम लोग जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर, यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है उसे हम तोड़ करके उसके अंदर का जो भी डीएनए या अन्य कोई भी अणु है उसको बाहर निकालेंगे। इसके ये जो कार्य है यह लाइसोजाइम के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। लाइसोजाइम के द्वारा इसे उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से स्व प्रतिरक्षा रोग है, स्व प्रतिरक्षा, अपने आप प्रतिरक्षा से होने वाला रोग है, कौन है। क्वेश्चन नंबर 132 बोलता है स्व प्रतिरक्षा रोग है, कौन है स्व प्रतिरक्षा रोग, जल्दी से बताइएगा कौन सा रोग ऐसा है जिसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, जल्दी बताइएगा, है ना। यह है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, तंबाकू के सेवन से शरीर के कौन सा उपापचयी परिवर्तन होता है। शरीर का कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, बहुत जल्द दिखाई देता है। यह है व्यक्ति के रक्तचाप एवं हृदय स्पंदन में एकाएक वृद्धि, है ना। जब हम तंबाकू यानी कोई भी गांजा या क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट, ये सब अगर लेते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन, है ना, हार्ट बीट तेज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना
कल्याण सोना, ये दोनों सोनालिका और कल्याण सोना किसका नस्ल है? पूछ रहा है सोनालिका और कल्याण सोना किसका नस्ल है? धान का है, मक्का का है, गेहूं का है या कपास का है? आप सभी को पता होना चाहिए धान, ये जो है गेहूं का नस्ल है, कल्याण सोना और सोनालिका। सर क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है। सही बात है बाबू, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है ना, उसे भी इंसान ही बनाता है। जब ब्रह्मा से गलती हो सकती है ना, ब्रह्मा भी नारद को पैदा किए, वो उनकी गलती है, बेचारा सबके घर में आग लगा देता है ना। ऐसा ही मतलब कि अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ता है, उनके घर में भी आग लगा देता है। जब ब्रह्मा से गलती हो सकती है तो हम तो इंसान हैं, इंसान से भी गलतियां होती है, इंसान तो गलती का पुतला है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। इनमें से कोई एक जैव खाद नहीं है, जैव खाद नहीं है। कौन सा जैव खाद नहीं है बाबू रे? एजिटोबैक्टर जैव खाद है, क्लोस्ट्रिडियम जैव खाद है। हाँ देखिए, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसे हम जैविक पीड़कनाशी कहते हैं, ये जैव पीड़कनाशी है ना, पीड़कनाशी सॉरी कीटनाशी, कीटनाशी है, जैव कीटनाशी के अंतर्गत ये आता है। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है उसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम फ्लॉक्स के नाम से जानते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं? आइए देखिए, बताइए जल्दी से, प्रोबायोटिक्स क्या है? जल्दी से बताइएगा, हाँ जल्दी से बताइएगा, प्रोबायोटिक्स क्या है? यह जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, जीवित सूक्ष्मजीवी का भोजन संपूरक है ना। क्वेश्चन नंबर 138, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित अविश प्रोटीन क्या है? अविश प्रोटीन क्या है? आपको पता होना चाहिए, बेसिलस थुरिंजिएंसिस में क्राई प्रोटीन है ना, क्राई जीन के द्वारा बेसिलस थुरिंजिएंसिस में क्राई जीन पाया जाता है, क्राई जीन पाया जाता है और इस क्राई जीन के द्वारा क्राई प्रोटीन रिड्यूस होता है, जिससे कि बहुत सारा वॉल कृमि जो है उसको खाने से मर जाता है। इनमें से पश्य विषाणु कौन है? पश्य विषाणु, पश्य विषाणु कौन है? पश्य विषाणु है आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को पश्य विषाणु कहते हैं। पश्य विषाणु का इंग्लिश होता है रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस है ना। कहीं कहीं आपको रिट्रोवायरस लिखा हुआ मिलेगा। रिट्रोवायरस का मतलब होता है वैसा वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहें तो जो वायरस आरएनए से डीएनए को फॉर्म करता है उसको हम रिट्रोवायरस की श्रेणी में रखते हैं, और ऐसा विषाणु यही है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आगे चलिए, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है ना? जल्दी से बताइएगा। यह जो है हे ज्वर जो है यह प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न बीमारी है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है ना, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? किससे जो है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण किससे होता है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पैन और धुआं के द्वारा यह जो है क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोग अगर सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर करते रहिएगा, है ना। सेशन को एकदम शेयर करते रहिए फटाफट। बोलता है मनुष्य में हिम अंधता है ना, हिम अंधता का मुख्य कारण कौन है? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण कौन है? हाँ कौन है? तो यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यूवी बीटा किरण का अवशोषण, इसमें हिम अंधता है ना, धो यहां पर होगा, अंधता का
प्रमुख कारण है। आगे है वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा खाली बवाल खड़ा कर रहा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है वो सिर्फ बवाल खड़ा करता है कि हम देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, और होता पिद्दू सा है। वही बात यहां पे देखो, ये इतना जो क्वेश्चन है, ये उतना क्वेश्चन सिर्फ भूमिका बना है कि हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा है कुछ भी नहीं। सिर्फ पूछ रहा है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई। सीधा सीधा पूछो ना भाई, सीधा सीधा पूछता ही नहीं, लंबा चौड़ा दे दिया 2-4 कट्ठा का, है ना। यही सब देख करके थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है हमारा। देखो इसका क्या हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। आगे देखिए बोलता है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट कितने पाए जाते हैं, 34। पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट की संख्या है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, वैसा स्थान जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाया जाता है। 34 में से 2 हॉट स्पॉट भारत में भी है, जिसको बोलते हैं हम क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिम का घाट और पूर्व का हिमालय, जो पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश का एरिया, पश्चिमी घाट इधर नीचे दक्षिणी तरफ समुद्र से लगा हुआ पश्चिमी तट, ये जो है ये कहलाएगा। ठीक है, तो 34 इसका आंसर हो गया। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस पूछा, इसमें कौन सा है ग्रीन हाउस गैस, इसमें से पूछ रहा है कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से सभी आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45। आपको पता होना चाहिए कि आपका 2018 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हो गया क्लियर। 2018 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां आपका समाप्त होता है। अब हम लोग 2019 में प्रवेश करेंगे। 2019 अब आपको बचा कौन कौन है, 19, 20, 21 है ना, 21 और 22, सॉरी 21 और 22, 4 साल और बचा हुआ है। आइए 4 साल का और हम देखते हैं। वही आगे बोलता है डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं, डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण। डीएनए का जब स्ट्रैंड खुलता है, डीएनए का जब स्ट्रैंड खुलता है तो उस स्ट्रैंड पर जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, ये तो कोई भी बताएगा। 147 वाला क्वेश्चन कोई भी बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। जो भी बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ रहा है वो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। क्या इजी है बाबू, बोल रहा है पीसी कल्चर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन किससे, जलीय जंतुओं से संबंधित होगा, है ना, जलीय जंतुओं से संबंधित होगा ना, पौधे से नहीं बाबू। मत्स्य पालन है, जंतु से होगा, पौधे से नहीं होगा। आइए यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 148 है ना। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए क्या बोले, यहां पे थोड़ा सा लगता है गड़बड़ है ना। F2 है ना, F2 बोल रहा है। F2 संतति के बाह्य लक्षणी, F2 पीढ़ी में संतति के बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगी, बताओ। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में बाह्य लक्षणीय अनुपात बोल रहा है, यानी फिनोटिपिक अनुपात इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बाह्य लक्षणीय अनुपात और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होता है, 1:2:1, 1:2:1। अपूर्ण प्रभाविता पूछ रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, 1:2:1 होगा। एसएल मिलर किससे संबंधित है, एसएल मिलर जो है यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 पूछ रहा है एसएल मिलर किससे संबंधित है। ये देखिए जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। कौन, एसएल मिलर, एसएल मिलर। आगे बढ़िए,
देखिए बोलता है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, युग्मक कैसा होता है, युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होता है, एक गुणक होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है ना। ब्रीवरी किससे संबंधित है, ब्रीवरी किससे संबंध रखता है, जल्दी से बताइएगा, ब्रीवरी किससे संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 बोल रहा है कि ब्रीवरी किससे संबंधित है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए, आंसर आप लोग देते हैं बहुत मजा आता है देखने में, है ना। हमको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा भी पढ़ता है ना, सबके तरह हमारा बच्चा सोता नहीं है ना। ब्रीवरी किससे संबंधित है ना, जल्दी से बताइएगा। यह सेक्रोमाइसीज से संबंधित है, किससे संबंधित है, सेक्रोमाइसीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पादप में एम्फीबियन उभय स्थानी किसे कहते हैं, पादप का उभय स्थानी, उभय स्थानी मतलब जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, इस किसको कहा जाता है, पादप का उभय स्थानी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। पादप का उभय स्थानी किसे कहते हैं, पादप का उभय स्थानी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, है ना। यह कहलाता है ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब चरम समुदाय सबसे ऊपर, है ना, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। यह किस समुदाय को कहते हैं, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, 153 देख लीजिए। चरम समुदाय किस स्थिति में पाया जाता है, यह है संतुलित क्षेत्र में, जो क्षेत्र संतुलित रहेगा है ना उस क्षेत्र में चरम समुदाय पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। रिस्ट्रक्शन एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम जाने जाते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम जाने जाते हैं, यह इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है। प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का दूसरा नाम आणविक कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर। यूरासिल किससे संबंधित है, यूरासिल किसमें पाया जाता है, अगर थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ रहा है इसका आंसर अवश्य देगा। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, यही तो एक चीज है यूरासिल, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। टाइचुंग है ना, टाइचुंग नेटिव 1 इनका इसका पूरा नाम है टाइचुंग नेटिव 1, इनमें से किसका किस्म है, टाइचुंग नेटिव 1 इनमें से किसका किस्म है, जल्दी बताओगे। टाइचुंग नेटिव 1 जो है यह धान का किस्म है बाबू, किसका किस्म है, धान का किस्म है। बोल रहा है आगे ड्रायोपिथेकस इनमें किससे अधिक समान थे, ड्रायोपिथेकस जो थे यह किसके अधिक समान थे, है ना, किसके अधिक समान थे, तो एप के समान थे, लंगूर है ना, लंगूर के समान थे ड्रायोपिथेकस। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ता है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को, है ना, किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु की संख्या कहलाएगी मृत्यु दर, क्या कहलाएगी, मृत्यु दर कहलाएगी। और इसका इंग्लिश होता है मोर्टेलिटी रेट, ये देखिए मोर्टेलिटी रेट है ना, ये होगा इसका इंग्लिश आंसर। ठीक है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होगा, ये तो सब भी बताएगा, पिद्दू सा क्वेश्चन है, मुकुलन है ना, मुकुलन में होगा। आगे देखिए, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, जल धारण करने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। जल धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता मृदा में पाई जाती है, मिट्टी में सबसे ज्यादा जलों का अवशोषण होता है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, कुष्ठ रोग, सॉरी यहां पे लगता है कुछ रोगों, हाँ ठीक है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है ना, जल्दी से बताओगे है ना। यह होता है एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट करते हैं जिससे कि यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए।
बोलता है अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम, अफीम हम किससे प्राप्त करेंगे? अफीम, ओपियम किससे प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 162 है ना, क्वेश्चन नंबर 162 जल्दी से बताइए, अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सेमनीफेरम है ना, पेपेवर सेमनीफेरम, सेमनीफेरम, पेपेवर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। किसको? अफीम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किससे होता है? क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग यानी टीबी, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण किसके द्वारा ज्यादा होता है? 163 पूछ रहा है कि क्षय रोग जो है यह सबसे ज्यादा किससे चीज से फैलते हैं? तो हवा में हम छींकते हैं ना, तो सामने वाला खांसते हैं, छींकते हैं, या कहीं खखार फेंक दिया टीबी का रोगी, तो उससे माइकोबैक्टीरिया मुड़ करके हमारे बॉडी में एंट्री ले लेता है। आगे बढ़िए, क्राइलैब, क्राइलैब जो है यह, क्राइलैब जो है किसे नियंत्रित करता है? क्राइलैब किसे नियंत्रित करता है? 164 बोल रहा है क्राइलैब किसे नियंत्रित करता है? जल्दी से बताओगे है ना। यह जो है बीटी के कीटों को नियंत्रित करता है। बीटी यानी कपास के कीटों को नियंत्रित करने का काम किसका है? क्राइलैब का है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर जो है जब अनुकूल परिस्थिति इसकी होती है तो यह किस चीज का निर्माण करता है? जल्दी से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 165 है, बोल रहा है जैव रिएक्टर किस चीज का निर्माण कर रहा है? यह उत्पादक का सबसे ज्यादा निर्माण करता है। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेजबान कोशिका में जब हम डीएनए को, बाहरी डीएनए को जब हम एंट्री मारेंगे तो इससे इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें जीन गण का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? जीन गण, जीन गण का हम प्रयोग करेंगे। आप लोग देखे होंगे क्रिस 3 में जो वायरस फैलता है, तो उस वायरस का जब ये जो डॉक्टर थे उस ऋतिक रोशन के पिताजी, वो उसी जीन गन के थ्रू अपने बॉडी में उस वायरस को एंट्री डालते हैं, तो उसके वही देखा जाता है। ठीक है, उसी को जीन गन कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? यानी शुक्राणु के सिर पर एक कैप पाया जाता है, उस कैप को हम क्या कहते हैं? उस कैप को कहते हैं एक्रोसोम। इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। किससे? गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग होता है? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग होता है? 168 ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग होता है? अभी तुरंत ये क्वेश्चन हुआ है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। पीसीआर प्रोसेस 131 वाला जो क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लोगे है ना। स्त्री दल चक्र में पुष्प बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पेस्टिल में, यानी स्त्री केसर का में जो है किस चीज से बना होता है? तो ये तीनों से बनता है। स्टिग्मा ऊपर वाला, स्टाइल बीच वाला, ओवरी सबसे नीचे, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों से बनता है। आगे बढ़ते हैं। सिकल कोशिका एनीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? क्वेश्चन नंबर 170। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? जल्दी से बताओगे। यह ऑटोसोम से संबंधित यानी लक्षण गुणसूत्र से संबंधित यह रोग है। ठीक है। AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 171 बोलता है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 171 जल्दी से बताइएगा। यह होगा प्रतिजैविक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? बी लिम्फोसाइट 172 नंबर क्वेश्चन। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? यह कहां होता है बाबू रे? अस्थि मज्जा में। ठीक है। ट्रांसजोनिक मूसा
ट्रांसजोनिक मूसा यानी ट्रांसजोनिक चूहा, परजीवी चूहा का जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं? वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच के लिए। हाल फिलहाल में जो कोरोना का वैक्सीन आया है उसको भी पहले टेस्ट चूहा पर ही किया गया था, और फिर से कोरोना का लहर आ रहा है बाबू रे। आप सभी को फिर से मैं हिदायत करता हूं, या समझिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सभी लोग जा करके क्या करो, कोरोना का बूस्टर डोज जरूर लो, है ना, क्योंकि फिर से कोरोना हावी हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 174 बोलता है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हम करते हैं नील हरित शैवाल है ना, इसी को नील हरित बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। आगे है वेलिस्नेरिया पुष्प है। वेलिस्नेरिया जो फूल है यह कैसा है? वायु परागित, कीट परागित, जल परागित या जंतु परागित? तो वेलिस्नेरिया फूल जो है वह जल परागित है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला यह जो है जल परागित पुष्प है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, इनमें से कौन गलत जोड़ी है? गलत जोड़ा कौन है यह पूछा जा रहा है। गलत जोड़ा कौन है बताओगे जल्दी से? इनमें से गलत जोड़ा किसका है? गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, बहुत अच्छा। थायमिन एडेनिन के साथ जरूर जुड़ेगा। एडेनिन यूरासिल ये आरएनए में जुड़ेगा, आरएनए याद रखिएगा, ये आरएनए में होगा। थायमिन कभी भी यूरासिल के साथ नहीं जुड़ सकती क्योंकि ये दोनों अलग अलग में होता है। थायमिन डीएनए में होता है, वहीं यूरासिल आरएनए में होता है। लैक ऑपेरॉन प्रतिनिधि करता है, यह देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। लैक ऑपेरॉन को प्रेरणात्मक ऑपेरॉन कहते हैं। प्रेरणात्मक ऑपेरॉन यानी अनुदेशी जीन की क्रियाविधि को दर्शाएगा, अनुदेशी जीन की क्रियाविधि को दर्शाएगा। दमनकारी जीन की क्रियाविधि को दर्शाने के लिए ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, ऑपेरॉन जो है यह जो क्या है, यह दमनकारी जीन को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है यह मादा जनन तंत्र यानी स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित है। बोलता है कार्बनिक जैविक विकास पूर्व रासायनिक विकास, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, यह किसकी अवधारणा है और किसके द्वारा दी गई है? कहने का मतलब यह बोल रहा है कि कार्बनिक विकास या जैविक विकास से पहले रासायनिक विकास हुआ था, यानी जीवों के विकास से पहले रसायन का विकास हुआ था। यह किसकी अवधारणा है, यही पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। यह जो है ए.आई. ऑपेरिन और जेवियस हेल्डेन के द्वारा दिया गया मत है। ए.आई. ऑपेरिन की जब बात आई है तो हम एक चीज और बता दें कि ए.आई. ऑपेरिन जो है यह एक किताब लिखे थे, है ना, यह एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति का किताब ए.आई. ऑपेरिन के द्वारा लिखा गया है। वहीं जाति की उत्पत्ति का किताब यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह डार्विन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग यहां कंफ्यूज होते हो, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज होते हो, इसलिए हम यहां से फिर से बोल रहे हैं। ए.आई. ऑपेरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी, जबकि डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है आरएनए का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किस रोगाणु को नियंत्रित करने के लिए आरएनए का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 है ना, यह हो जाएगा आपका तंबाकू। तंबाकू के पौधे में रोगाणुओं को स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहां पर आपका जब 180 क्वेश्चन में आप लोग आ रहे हैं तो आपको बहुत ही मजा आना चाहिए कि इतना समय में आप एक साल का क्वेश्चन यानी 2019 का क्वेश्चन आप लोगों ने टेकअप कर लिया।
2019 का क्वेश्चन यहां से समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अगले साल में 2020 में। आइए देखिए क्या बोलता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अभी तुरंत बताए हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या कार्य है। यह डीएनए को एम्प्लीफिकेट करता है, यानी डीएनए का को एम्प्लीफाई करता है, यानी डीएनए का विस्तार करता है। विस्तार करता है या परिवर्धित करता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु होता है। गोबर गैस प्लांट में देखो बाबू, प्यार करो लेकिन अपने पैशन से प्यार करो। अभी तुम लोग एक स्टूडेंट हो तो आपका पैशन होना चाहिए पढ़ाई, वहां पर प्यार कीजिए, उससे प्यार कीजिए, मजा आएगा। जब आप लोग अपने काम से प्यार करोगे बहुत मजा आएगा। अरे इंसान से तो प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी बची है, कुछ समय अपने काम से प्यार कर लो, आगे की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से कटेगी। ठीक है, तो आइए और पढ़िए, दिमाग लगाइए यहां पे। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो यहां पे होता है मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरियम। कॉपर टी का बचाव किससे होता है। कॉपर टी किस काम को रोकता है। कॉपर टी जो है यह किस काम को रोकता है। रिपीटेड क्वेश्चन, यह निषेचन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 184 बोल रहा है कि मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 184, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए, है ना। चलिए देखिए, यह जो है ट्रांसपोजोन होता है। क्या होता है, ट्रांसपोजोन। बोलता है मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। ऑर्डर और कुल दोनों पूछ रहा है, ऑर्डर और वंश दोनों पूछ रहा है। तो ऑर्डर जो है आप प्राइमेट्स में आते हैं, और प्राइमेट्स में भी आप किसके अंतर्गत आते हैं, आपका कुल क्या है, होमिनिडी है जी, है ना। कुल आपका क्या है, होमिनिडी है, होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। यहां पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, यहां पे कोई आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा हमारा जो ऑर्डर है, मनुष्य का ऑर्डर है प्राइमेट हमारा ऑर्डर है, और कुल क्या है, होमोनिडी हमारा कुल है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट है, और कुल हमारा होमिनिडी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 186, भ्रूणपोष वाले बीजों को हम क्या कहते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को हम भ्रूणपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं। और भ्रूणपोषी को इंग्लिश में एंडोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोकार्पिक कहते हैं। अब घटक कौन है, अब घटक कैसे होते हैं बताइए। अब घटक जो हैं कैसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, अब घटक कैसे होते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब घटक कैसे होते हैं, तो यह परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होता है। ठीक है, आगे देखिए रिट्रोवायरस। ये देखिए फिर से यही क्वेश्चन आया है ना। पिछले बार आया था पश्च विषाणु आया था, इस बार उसका इंग्लिश लिख दिया है रिट्रोवायरस, रिट्रो विषाणु किस बीमारी को रोगजनक है, तो रिट्रोवायरस है, HIV और HIV एड्स उत्पन्न करता है ना। निम्नांकित में से प्लाज्मिड कौन है, प्लाज्मिड कौन है बाबू, यह है PBr 322। आपके सिलेबस में PBr 322 और TI प्लाज्मिड पढ़ा जाता है, जहां TI प्लाज्मिड एक
नेचुरल प्लाज्मिड यानी प्राकृतिक प्लाज्मिड है, और वहीं PBr322 यह संश्लेषित प्लाज्मिड है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में से जैव अवर्षीकरण का कारण किसे कहते हैं? जैव अवर्षीकरण का कारण किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 190। आवर्षीकरण नहीं, आवर्धीकरण होगा, आवर्धीकरण। ठीक है, जैव आवर्धीकरण का कारण किसे कहा जाता है? ठीक है, आवर्धीकरण का कारण किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, जैव आवर्धीकरण का कारक किसे कहते हैं? यह जैव आवर्धीकरण का कारक DDT है, DDT। आगे देखिए, बोलता है किस जनन में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत में रक्त एवं परिवहन तंत्र का, है ना, रक्त और परिवहन तंत्र का क्या होता है? विकास होता है। यह किस जनन तंत्र के द्वारा होता है? जल्दी से बताइएगा, किस जनन तंत्र के द्वारा होता है? तो यह होता है मीजोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? मीजोडर्म के द्वारा होता है। आगे आइए, ZZ तथा ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? देखो बाबू, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत तरीके से पूछता है। ZZ और ZW तरह का निर्धारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे TI प्लाज्मिड के बारे में। यह एक प्राकृतिक प्लाज्मिड है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट में आइए, 194 बोलता है निम्न में से आरंभिक कूट कौन है ना? आरंभिक कूट कौन है? जल्दी से बताओगे, आरंभिक कूट कौन सा है? 194। आरंभिक कूट कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, आरंभिक कूट कौन है? AUG और GUG को हम आरंभिक कोट कहते हैं। AUG और GUG को आरंभिक कोट कहते हैं। आगे है, निम्नांकित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में सबसे ज्यादा है? यानी सबसे ज्यादा जाति जो है भारत में किसकी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आम की। आम की 1000 से भी अधिक प्रजाति भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है? पादप का शरीर अगुणित यानी यन होता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है यह। निम्नांकित में से किसमें पादप का अगुणित होता है? जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा जी, है ना। ये है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? जल का जंगली घास, जल में तेजी से उत्पन्न होने वाला, तेजी से विकास करने वाला घास कौन है? यह है जलकुंभी, तेजी से विकास करता है बाबू। आगे है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है यह सामान्य रूप से किसमें पाया जाता है? जीवाश्म जो है यह सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तलछटी चट्टानों में। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए के टीके क्या है? 199 नंबर क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए के टीके क्या है? जल्दी से बताइएगा, है ना। पुनर्योगज डीएनए के टीके क्या है? ठीक है, ये होते हैं इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, बोलता है निम्नांकित में से कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है? ये नेपेंथिस होगा जी, है ना, नेपेंथिस। नेपेंथिस यह जो है संकटग्रस्त स्पेसीज है। ठीक है, नेपेंथिस। ठीक है,
और आपका यहां पर 200 क्वेश्चन पूरा हुआ है। 200 क्वेश्चन पूरा हुआ है। हम बताए थे कि 294 क्वेश्चन है, मात्र 94 क्वेश्चन अब बच रहा है पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होने में, ऑब्जेक्टिव खत्म होने में, मात्र 94 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ सके, है ना। अभी हम लोग उतना नहीं पहुंचे जितना पहुंचना चाहिए था। 200 क्वेश्चन अभी पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक, है ना, आदि में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइएगा। यह होता है राइजोम के द्वारा, राइजोम। ठीक है, राइजोम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में वाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? वाह्य स्थानीय संरक्षण यानी ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन क्या है भाई? ex-situ कंजर्वेशन में ex-situ ये तो in-situ में आएगा, ये भी in-situ में आएगा। हाँ देखिए, बीज बैंक यह जो है ex-situ कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, बोलता है सिल्क धागे, है ना, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सिल्क का जो धागा है उसमें आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फिब्राइन पाया जाता है, फिब्राइन। ठीक है, आगे बढ़िए, है ना। तो यहां पे आपका 203 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, है ना। 203 क्वेश्चन यहां पर आपका क्लियर हुआ है। आज का जो पीडीएफ था यहीं पे आपका समाप्त हो गया है। अगले सेशन में आपका कितना हो गया? 203 अभी हो गया, 94 उधर बचा हुआ है, यानी 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन आपके अगले क्लास में करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। कल इसी समय आपका 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन आपका क्लियर कराया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और फिर से आप सभी से यह गुजारिश है, अगर जो आपको सेशन समझ में आया होगा तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।